फिजिक्स, पदार्थ के गुण, ऊष्मा, तरंग और ध्वनि। क्वेश्चन 693 to 907 बिना भंजन ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। उत्तर, सुगठपन। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? उत्तर, 1.01। ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? उत्तर, केशिका, कैपिलरी, क्रिया। मिट्टी का तेल, लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? उत्तर, केशिकत्व। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है। उत्तर, पृष्ठ तनाव। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? उत्तर, जल का पृष्ठीय तनाव। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? उत्तर, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर उठती है। एक आदर्श तरल पदार्थ। उत्तर, घर्षण रहित और असंपीय होता है। यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा? उत्तर, इनमें से कोई नहीं। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉक और कील को रखा जाता है तो कॉक तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? उत्तर, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। बर्नौली का प्रमेय के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर, ऊर्जा। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण 0.0001 हो? उत्तर, 1n। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? उत्तर, श्यानता। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ये कथन से संबंधित है। उत्तर, आर्किमिडीज के सिद्धांत। उत्प्लावकता बॉयंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? उत्तर, आर्किमिडीज। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? उत्तर, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। उत्प्लावन बॉयंसी का केंद्र हमेशा उत्तर विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? उत्तर, आर्किमिडीज सिद्धांत। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? उत्तर, आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? उत्तर, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्तर, उत्प्लावन बल जहाजों की गति में वृद्धि पर आधारित है। उत्तर, आर्किमिडीज का सिद्धांत ऊपरी प्रणोद और भार अंडस्को में प्रयुक्त होते हैं। उत्तर, विपरीत दिशा किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? उत्तर, बॉइंट फोर्स। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, उत्क्षेप। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? उत्तर, जलस्तर पूर्ववत रहेगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा। उत्तर, वस्तु के भार से कम उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्तर, विपरीत दिशाओं में किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्तर, उत्क्षेप। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? उत्तर, उत्प्लावक बल। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? उत्तर, ओडोमीटर। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? उत्तर, ओडोमीटर। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल अंडस्को होगा। उत्तर, वस्तु के भार के बराबर। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? उत्तर, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के पर निर्भर करता है। उत्तर, घनत्व। उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। उत्तर, परिमाण दबाव को से मापा जाता है। उत्तर, बल एवं क्षेत्रफल। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। उत्तर, अधिक। निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है? उत्तर, मिलीलीटर टी वर्ग दाब को के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्तर, प्रणोद थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं
तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र। उत्तर कम हो जाता है जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव अंडस्को। उत्तर बढ़ जाता है जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव। उत्तर कम हो जाता है अंडस्को में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। उत्तर क्षेत्रफल थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर दाब इक्वल्स। उत्तर उत्क्षेप क्षेत्रफल ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। उत्तर बाहर की तुलना में अधिक एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के आनुपातिक होता है। उत्तर घनत्व दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? उत्तर प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल पानी का घनत्व क्या है? उत्तर 1000 किलो घन मीटर मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? उत्तर घनत्व शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व अंडस्को होता है। उत्तर से कम निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? उत्तर निम्न घनत्व बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व। उत्तर पानी से कम होता है। एक पदार्थ के घनत्व को अंडस्को के रूप में परिभाषित किया जाता है। उत्तर द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? उत्तर घनत्व चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10 घन kgm घन है। सी मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? उत्तर 10.8 गुणा 10 घन kgm घन। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? उत्तर द्रव्यमान आयतन निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? उत्तर लोहे की कील चांदी का घनत्व 10.8 गुणा 10 घन किलोग्राम घन और पानी का घनत्व 10 घन kgm घन है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या है? उत्तर 10.8 सापेक्ष घनत्व अंडस्को के बराबर है। उत्तर पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? उत्तर पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में होती है। उत्तर गैस वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। उत्तर ठोस गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। गैस अनुगति सिद्धांत काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब उत्तर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? उत्तर गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर उत्तर घटेगी। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है। गैस के अणुओं उत्तर के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान उत्तर परिवर्तित नहीं होता है। लगभग अंडस्को केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। उत्तर 277 परम शून्य ताप को दर्शाता है। उत्तर 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? उत्तर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? उत्तर द्रव 200 सेल्सियस इक्वल्स फ़ारेनहाइट। उत्तर 328 पानी का हिमांक बिंदु है। उत्तर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? उत्तर 0 के 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग के बराबर होता है। उत्तर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्रायोजेनिक को दर्शाता है। उत्तर कम तापमान लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? उत्तर 277 के केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? उत्तर 273 के 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। उत्तर 645 के सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? उत्तर एंडस सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? उत्तर -40 डिग्री परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। उत्तर 273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ताप शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है। उत्तर जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? उत्तर 351 के सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? उत्तर दिए गए तापमान में 273 जोड़ें। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है?
उत्तर 98.6 डिग्री F। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? उत्तर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 273 के का मान क्या है? उत्तर 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? उत्तर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 273 के। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? उत्तर पास्कल। किस तापमान पर पानी, तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? उत्तर 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? उत्तर 273.15 के बर्फ का गलनांक बिंदु है। उत्तर 273 के। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में अंडरस्को होगा। उत्तर 273 घटाना घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर नहीं करती। उत्तर घर्षण। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? उत्तर चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। उत्तर बॉयलर भट्टियों में विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। उत्तर उपरोक्त सभी। इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। कारण आर, लोहा गर्मियों में फैलता है। सही विकल्प चुनें। उत्तर अ और र दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक, बैड कंडक्टर है? उत्तर लकड़ी अंडस्को पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। उत्तर संवहन, कन्वेक्शन। तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। उत्तर संवहनी संबंधी द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। उत्तर संवहन ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि। उत्तर ऊन ऊष्मा का कुचालक है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। उत्तर यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? उत्तर ग्रेफाइट किसी वस्तु, पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? उत्तर इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? उत्तर चीनी मिट्टी के बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? उत्तर तांबा। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। उत्तर ये सभी अच्छे सुचालक हैं। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ उत्तर घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? उत्तर प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। उत्तर पीबी और एचजी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? उत्तर थर्मिस्टर। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? उत्तर काला। एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख होगा। उत्तर ग्राफ डी सही है। ग्राफ में समय के साथ तापमान में तेजी से गिरावट और फिर धीमा होता दिखाया गया है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? उत्तर गलनांक। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है। उत्तर हिमांक बिंदु। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? उत्तर गैसीय पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट है। उत्तर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमीकरण, फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। ऐसा के कारण होता है? उत्तर एक्सपेंशन। पानी का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, केल्विन पैमाने में क्या होगा? उत्तर 373 के। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? उत्तर क्वथनांक। पानी का क्वथनांक बिंदु है। उत्तर 100 डिग्री सेल्सियस जल का वाष्पीकरण होता है। उत्तर समस्त तापमानों पर एक सतही परिघटना है। उत्तर वाष्पीकरण। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी अंडस्को के कारण ठंडा रहता है। उत्तर वाष्पन। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर वाष्पीकरण। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है। उत्तर रेफ्रिजरेटर। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि। उत्तर पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? उत्तर वाष्पीकरण। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? उत्तर वाष्पीकरण। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? उत्तर
वैद्युत प्लग एवं स्विच गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती। उत्तर, थर्मल ऊर्जा का मापन स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। उत्तर, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम ये बताता है कि उत्तर, जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं। निम्न में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है। उत्तर, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ब्रह्मांड की एंट्रॉपी की प्रवृत्ति होती है। उत्तर, अधिकतम जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है। उत्तर, विकिरण। अवरक्त पायरोमीटर। एक ऊष्मागतिक प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं। उत्तर, समान तापमान तक एक ऊष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है। उत्तर, सममितीय आइसोकोरिक। दाब व आयतन का गुणनफल P, V तथा आंतरिक ऊर्जा U के योगफल को क्या कहते हैं? उत्तर, एंथैल्पी। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उत्तर, थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? उत्तर, प्रथम नियम का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उत्तर, थर्मोस्टेट। एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल्टा T दिया गया है? उत्तर, Cp डेल्टा T। ऊष्मा संतुलन हीट बजट क्या है? उत्तर, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रॉपी को परिभाषित करता है? उत्तर, द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? उत्तर, एक्स किरणें। किस रंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होती है? उत्तर, बैंगनी। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कारण, वेग इक्वल्स आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। उत्तर, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? उत्तर, माध्यम। यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पर क्या असर होता है? उत्तर, ये घट जाती है। निम्नलिखित का मिलान करें। P, रेडियो तरंगे। E, सेलुलर फोन। Q, सूक्ष्म तरंगे। E, विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली। R, अवरक्त किरणें। I, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच। S, गामा किरणें। इव, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में। उत्तर, PE, QE, RI, एसिव। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? उत्तर, अवरक्त अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। उत्तर, समानांतर। किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? उत्तर, अनुदैर्ध्य विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। उत्तर, निम्न संपीनों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। उत्तर, उच्च। नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? उत्तर, अल्ट्रासोनोग्राफी। लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंगदैर्ध्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव क्रेस्ट्स की गति 25 मिलीसेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है? उत्तर, 0.20 हर्ट्ज। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। उत्तर, 0.02 सेकंड। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहां किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? उत्तर, अनुप्रस्थ कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति अंडस्को होगी। उत्तर, 25 हर्ट्ज। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। उत्तर, अनुदैर्ध्य। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? उत्तर, ध्वनि तरंग। लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मिलीसेकंड -1 है। नाव को हिलने की आवृत्ति क्या है? उत्तर, 0.25 हर्ट्ज। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? उत्तर, तरंगदैर्ध्य। निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? उत्तर, अनुदैर्ध्य तरंगे। एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंगदैर्ध्य लैम्डा है। उत्तर, v = f लैम्डा। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? उत्तर, t = 1 माइक्रो, जहां माइक्रो आवृत्ति है। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है? उत्तर, 0.45 मीटर। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर
में दर्शाया जाता है? उत्तर, लैम्ब्डा निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? उत्तर, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? उत्तर, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। उत्तर, ऊंचा यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। ध्वनि तरंग 339 mz की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? उत्तर, 22,600 हर्ट्ज। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। उत्तर, मूल का आधा। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। उत्तर, L द्वारा रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। उत्तर, आयाम बढ़ने किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। उत्तर, 16 हर्ट्ज। तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। उत्तर, तरंग की विशेषताएं तरंग का आयाम होता है। उत्तर, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 तरंग शिखर, क्रेस्ट और तरंग गर्त, ट्रॉफ बनते हैं। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। उत्तर, 133.33 हर्ट्ज आवृत्ति में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। उत्तर, हर्ट्ज ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। उत्तर, संपीड़न यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्ध्य होगी। उत्तर, 2L। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी? उत्तर, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर, क्रेस्ट और तरंग गर्त, ट्रॉफ उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। उत्तर, 50 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 m की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? उत्तर, 3s। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है। उत्तर, आयाम किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? उत्तर, तरंग का समय काल 500 mz की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। समय अंतराल होगा। उत्तर, 0.05 s। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, एक्सरे। इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड रेज क्या है? उत्तर, विद्युत चुंबकीय तरंगे। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? उत्तर, गामा किरणें। दृश्यमान विकिरण, विजिबल रेडिएशन की खोज किसने की थी? उत्तर, आइजैक न्यूटन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण हैं। उत्तर, पराबैंगनी विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? उत्तर, आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति v, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा और चाल v के बीच क्या संबंध है? उत्तर, v इक्वल्स लैम्ब्डा n। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। उत्तर, 0.72 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? उत्तर, अल्ट्रासाउंड। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? उत्तर, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है? उत्तर, n इक्वल्स 1 t। ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं कर सकती। उत्तर, निर्वात। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे है। उत्तर, विद्युत चुंबकीय। ध्वनि तरंगे यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होती हैं, विद्युत चुंबकीय नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? उत्तर, घनत्व। ध्वनि तरंगे होती हैं। उत्तर, यांत्रिक। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ध्वनि तरंग और प्रकाश। क्वेश्चंस 907, 1106। ध्वनि तरंगे होती हैं। उत्तर, यांत्रिक। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? उत्तर, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के SI मात्रक को नाम दिया गया है? उत्तर, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? उत्तर, आवर्तकाल। ध्वनि में से संचरण कर सकती है। उत्तर, सभी विकल्प। गैस, द्रव्य पदार्थ, ठोस पदार्थ। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम।
अवस्था में होना चाहिए? उत्तर, इनमें से सभी। ठोस, गैस, द्रव, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। उत्तर, निर्वात नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, ध्वनिक सुरक्षा ध्वनि अंडस्को के कारण उत्पन्न होती है। उत्तर, कंपन निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीन और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। उत्तर, हवा का दबाव ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। उत्तर, डेसिबल ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। उत्तर, हर्ट्ज ध्वनि निम्न में क्या एक है? उत्तर, यांत्रिक तरंग निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? उत्तर, ध्वनि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तारांकन। उत्तर, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। उत्तर, यांत्रिक ऊर्जा हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। उत्तर, अनुदैर्ध्य निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। उत्तर, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्तर, वस्तुओं में कंपन होने पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? उत्तर, निर्वात ध्वनि तरंगों साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। उत्तर, संपीन मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास ऑडिबल रेंज लगभग अंडस्को तक होती है। उत्तर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्ध्य को निरूपित करता है? उत्तर, लैम्डा। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? उत्तर, 0 डेसिबल्स। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? उत्तर, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक होती है। उत्तर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? उत्तर, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? उत्तर, 80 डेसिबल। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। उत्तर, इंफ्रासोनिक की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। उत्तर, 22,000 हर्ट्ज अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है। उत्तर, 20 हर्ट्ज से कम एक ध्वनि तरंग की गति 340 mz है। यदि इसकी तरंगदैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? उत्तर, 17,000 हर्ट्ज अंडस्को तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। उत्तर, पराश्रव्य ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? उत्तर, 20 हर्ट्ज। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? उत्तर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नोट, प्रश्न में इकाई में विसंगति हो सकती है। सही रेंज 20 हर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज है। इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? उत्तर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से भी अधिक होती है। उत्तर, 20,000 हर्ट्ज। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति रूप जानी जाती है। उत्तर, सुपरसोनिक। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? उत्तर, 332 मीटर प्रति सेकंड। विकल्प के अनुसार 330 मीटर प्रति सेकंड सही हो सकता है। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंगदैर्ध्य 0.1 मीटर है। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? उत्तर, 2.0 सेकंड। ध्वनि तरंगों की गति 700 mz है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? उत्तर, 10s। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? उत्तर, 332 मी। सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। उत्तर, 331 mz। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। ये 3 मीटर की तरंगदैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति है। उत्तर, 1800 mz। एक प्रसारण केंद्र 71 गुणा 10 की घात 4 हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 गुणा 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य है। उत्तर, 422.5 मीटर। एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 mz है। उत्तर, 2 मीटर्स। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। उत्तर, 332 मीटर प्रति सेकंड। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगें भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? उत्तर, 1000 मीटर्स पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। उत्तर, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। उत्तर, माध्यम की प्रकृति समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। उत्तर, 1531 मीटर्स पर सेकंड। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को
कहा जाता है? उत्तर पराध्वनिक। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य असत्य है? ए हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड है। बी हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड है। उत्तर केवल बी सत्य है। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा से कथन सही गलत है? ए ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर्स पर मिनट होती है। बी आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर्स पर मिनट होती है। उत्तर न तो सही है नहीं बी सही है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही गलत हैं? ए समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बी जल आसुत में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उत्तर न तो ए और न ही बी सही है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। उत्तर तापमान। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य असत्य हैं? ए जल समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। बी हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उत्तर केवल असत्य है। 285 पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य असत्य हैं? ए समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। बी जल आसुत में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। उत्तर अ और बी दोनों ही सत्य हैं। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से विधान सत्य है? ए एल्यूमीनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकंड है। बी निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है। उत्तर केवल बी ही सत्य है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। उत्तर पराध्वनिक निम्न में से किसमें 285 पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? उत्तर एल्यूमीनियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? ए स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर प्रति सेकंड है। बी निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है। उत्तर केवल बी सत्य है। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से विधान सत्य है? ए स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकंड है। बी निकल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड है। उत्तर केवल ही सत्य है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति उत्तर बढ़ती है। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति अंडस्को में अधिकतम होती है। उत्तर एल्यूमीनियम अंडस्को में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। उत्तर स्टील। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? उत्तर स्टील लोहा। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही गलत हैं? ए जल समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। बी इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उत्तर केवल सही है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही गलत हैं? ए ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। बी आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। उत्तर अ और बी दोनों सही है। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? उत्तर वायु। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही गलत हैं? कथन ए वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। बी जल आसुत में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। उत्तर अ और बी दोनों सही हैं। ध्वनि का प्रसार अंडस्को में अधिकतम होता है। उत्तर ठोस। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही गलत हैं? ए जल समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। बी हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उत्तर केवल सही है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? उत्तर ठोस पदार्थ। ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? उत्तर ठोस। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। उत्तर
इनमें से सभी ताप, प्रत्यास्थता, घनत्व, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल है। उत्तर घटती। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य है? ए स्टील में ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। बी निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड है। उत्तर न तो ए और न ही बी सही है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 40 cm है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय है। उत्तर 2.0 एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? उत्तर 200 मीटर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है? उत्तर तरंग वेग ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। उत्तर हर्ट्ज किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? उत्तर टोन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? उत्तर पराध्वनिक। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? उत्तर तीव्रता। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। उत्तर टोन। स्वर, तान, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। उत्तर अल्ट्रासोनिक तरंगों रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके अंडस्कोप पर निर्भर करती है। उत्तर आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? उत्तर आयाम। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। उत्तर आवृत्ति। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर पिच। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। उत्तर ध्वनि का संवेदन। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उत्तर दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? उत्तर 17 मीटर। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? उत्तर प्रतिध्वनि। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर सेकंड एक है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी है? उत्तर 519 मीटर। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 m लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो एंडस्को होता है। उत्तर प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? उत्तर फाइबरबोर्ड। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 ms एक है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? उत्तर 513 मीटर। लगातार या एकाधिक एंडस्को के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। उत्तर परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूलध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समयांतराल होना चाहिए। उत्तर 0.1 सेकंड। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 s के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगूंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 ms एक है। समुद्र की गहराई क्या है? उत्तर 1500 मीटर्स। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? उत्तर प्रतिध्वनि। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? उत्तर 0.1 सेकंड। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी। तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड। उत्तर 692 मीटर। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणामस्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? उत्तर प्रतिध्वनि। एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। उत्तर संस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग फॉर्क। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। उत्तर 17.2 मीटर। इस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? उत्तर प्रतिध्वनि। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य परसिस्टेंस ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे एंडस्को कहा जाता है। उत्तर अनुरणन। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती हैं। उत्तर विवर्तन। सोनार एक उपकरण है जो एंडस्को वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। उत्तर पानी के नीचे अधोजल वस्तुओं अंडरवाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को कहा जाता है। उत्तर सोनार इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? उत्तर डॉपलर इफेक्ट। सोना का पूरा नाम क्या है? उत्तर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। संक्षिप्त शब्द सोना का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग निम्नलिखित में से किसे सोना की मदद से मापा जा सकता है? उत्तर, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। शब्द रडा किससे व्युत्पन्न है? उत्तर, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक सोना में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? उत्तर, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? उत्तर, सोना जिस सामग्री से रोशनी, लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? उत्तर, ट्रांसपेरेंट जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे एंडस्को कहते हैं। उत्तर, पारभासी टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है। उत्तर, प्रकीर्णन निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? उत्तर, 3 गुना 10 एम्स निर्वात में रोशनी की गति मीटर सेकेंड अनुमानित है। उत्तर, 3.00 गुना 10 प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? उत्तर, निर्वात प्रकाश में संचरित होता है। उत्तर, सीधी रेखा जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। उत्तर, अपारदर्शी प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? उत्तर, प्लैंक प्रकाश एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? उत्तर, ध्रुवीकरण ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर, अप्रदीप्त वस्तुएं किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? उत्तर, अपवर्तनांक इक्वल्स हवा में प्रकाश की चाल, पदार्थ में प्रकाश की चाल वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं को एंडस्को कहते हैं। उत्तर, चमकदार वस्तुएं हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि उत्तर, ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। किस साल में ओले रोमा ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? उत्तर, 1676 सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? उत्तर, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। उत्तर, काला दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उनके तरंग दैर्ध्यों के बीच का संबंध i λ1 और λ2 होगा। उत्तर, λ1 इक्वल्स टू λ2 गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर, सोडियम प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? उत्तर, निर्वात प्रकाश की गति एंडस्को है। उत्तर, 3 गुना 10 एम्स हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? उत्तर, 3 गुना 10 किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। उत्तर, प्रकाश घनत्व जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उत्तर, इसकी गति कम हो जाती है। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति है। उत्तर, 2.0 गुना 10 वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? उत्तर, प्रच्छाया किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? उत्तर, प्रकाशिक घनत्व निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? उत्तर, तारों का टिमटिमाना लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से एंडस्को प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में एंडस्को होती है। उत्तर, सबसे कम अधिक जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान कैनपी से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को एंडस्को करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। उत्तर, प्रकीर्णित सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? उत्तर, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। उत्तर, नीले स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के कारण होता है। उत्तर, छोटे प्रकीर्णन अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? उत्तर, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? उत्तर, काला के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित फैल जाता होता है। उत्तर, प्रकाश के प्रकीर्णन निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। अ, खतरे के संकेतों का लाल होना। बी, समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। सी, तारों का टिमटिमाना। डी, टिंडल प्रभाव। ए, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। उत्तर, डी ए, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? उत्तर, प्रकाश के प्रकीर्णन। सीवी,
रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? उत्तर, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। बादलों का रंग सफेद के कारण दिखता है। उत्तर, प्रकाश के प्रकीर्णन प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। उत्तर, टिंडल प्रभाव सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर, वायुमंडल। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? उत्तर, आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? उत्तर, प्रकाश के प्रकीर्णन आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? उत्तर, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है अंडस्को परावर्तन की घटना घटित होती है। उत्तर, नियमित एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। उत्तर, आभासी और पार्श्व उल्टी एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है। उत्तर, आभासी और सीधी एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। उत्तर, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी। आभासी अंडस्को दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। उत्तर, समतल किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x इक्वल्स अंडस्को पर स्थित होगा। उत्तर, -6 सेंटीमीटर किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से अंडस्को की दूरी पर स्थित होगा। उत्तर, 32 सेंटीमीटर। इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? I, वक्रता केंद्र E, आपतन बिंदु E, ध्रुव। उत्तर, I और E दोनों किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन अंडस्को होगा। उत्तर, जोड़ 3 चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार P, Q, R और S एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदुओं P, Q, R और S से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 हैं, तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या है? उत्तर, R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स R3 इक्वल्स R4 किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x इक्वल्स अंडस्को पर स्थित होगा। उत्तर, 7.5 सेंटीमीटर किसी 2.5 सेमी लंबी वस्तु को एक 16 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेमी की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। उत्तर, 5.0 सेंटीमीटर सेमी। अवतल दर्पण समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। उत्तर, मुख्य अक्ष 1.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब अंडस्को होगा और इसकी ऊंचाई अंडस्को होगी। उत्तर, उल्टा 2.0 सेंटीमीटर। एक प्रकाशिक उपकरण x की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। x अंडस्को हो सकता है। उत्तर, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? उत्तर, उव u जोड़ v। 2 मीटर्स फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? उत्तर, 4.0 मीटर। उत्तल दर्पण के मुख्य अंडस्को होगा। उत्तर, f पर अभिसरित होता प्रतीत अवतल दर्पण के सामने अंडस्को रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तर, फोकस फ पर किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब तारांकन बनेगा। उत्तर, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? उत्तर, अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक है, r ऋणात्मक है। किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तर, 10 सेंटीमीटर। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण अब एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। उसका परावर्तन कोण क्या होगा? उत्तर, 0। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है। उत्तर, दर्पण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? I, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा E, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा E, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। उत्तर, I और E दोनों निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? उत्तर, 0 <m <1 किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी अंडस्को होगी। उत्तर -7.2 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है? उत्तर वक्रता केंद्र। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी cm में ज्ञात कीजिए। उत्तर -30। यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन होगा। उत्तर -1 प्रतिबिंब का आवर्धन जोड़ 1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब पर बनेगा। उत्तर दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी अंडस्को उत्तर बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अंडस्को पर बनेगा। उत्तर जोड़ 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल बी और डी। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है और अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और आभासी होगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसी वस्तु को एक 9 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेमी की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/3 होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई किसी वस्तु को एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब 6 सेमी की दूरी पर बनेगा और आभासी होगा। किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 45 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी 22.5 सेंटीमीटर होगी। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण कोण I = कोण R बनाते हुए वापस होगी। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। B और C दोनों। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? R2। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और बड़ा होगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी -6 सेंटीमीटर होगी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? E और E दोनों। जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो और जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P के बिंदु M पर आपतित होती है। ये समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC = जोड़ 20 सेंटीमीटर होगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए किसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जोड़ 18 सेंटीमीटर पर स्थित है। इसका फोकस 9 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1/3 होगा।
किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणामस्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है। इसलिए शीर्ष से नीचे तक जादुई दर्पण समतल, उत्तल और अवतल प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। F और ध्रुव के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी? आभासी और सीधी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2 मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है और ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केवल A और B मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है और मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है। अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर स्थित होता है। एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी F के पदों में 2F के बराबर है। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या R के पदों में R2 के बराबर होती है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के F पर प्राप्त होता है। जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है तो वो उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में।